मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट वेक्टर हो जाए तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी पहले जानते होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स results into a scalar quantity, results into a scalar quantity. The multiplication is called vector product. The multiplication is called vector product. Multiplication is called vector product. जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट स्केलर ना हो, वेक्टर हो जाए, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर ए है, इसका अपना मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर बी है, इनका भी मैग्नीट्यूड होगा और दोनों का यूनिक डायरेक्शन भी होगा। अब इन दोनों के बीच ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन करें और उसका रिजल्ट जो है वह भी एक वेक्टर हो, तो फिर इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा जो हमें पता लगाना है और इसका भी डायरेक्शन होगा। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। And when two vectors are multiplied and the result is also a vector quantity, the multiplication is called vector product. तो इसका डेफिनेशन देखना है, तो ये मानिए y एक्सिस है, ठीक है, और इसे मान लीजिए x एक्सिस। अब ये xy प्लेन हुआ, इस समय बोर्ड का प्लेन या पेजेस पर हम लिख रहे हैं उसका प्लेन xy प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में z एक्सिस आएगा। तो xy प्लेन में फर्स्ट वेक्टर को हम लाइन OA पर से A पर ही दिखाते हैं, ये है वेक्टर A, और सेकंड वेक्टर को उस वेक्टर से थीटा एंगल पर दिखाते हैं, ये है थीटा, और वेक्टर है B। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और वेक्टर B का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। नहीं, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट वेक्टर आए तब हम उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। And when multiplication of two vectors results into a vector quantity, the multiplication is called vector product. और स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी रिजल्ट स्केलर नहीं होगा, वेक्टर होगा। ए भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है, और उनके मल्टीप्लिकेशन से अगर रिजल्ट वेक्टर आए तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। ए का मैग्नीट्यूड है ओ ए से रिप्रेजेंट हो रहा है और ए से यह एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है 0 डिग्री, और बी का मैग्नीट्यूड है ओ बी और इसे भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर से और ये एंगल बना रहा है थीटा। अब इन दोनों के बीच वेक्टर प्रोडक्ट करने से, अच्छा डेफिनेशन में हम लिख डाले हैं व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट्स इनटू ए वेक्टर क्वांटिटी, हाँ ये गलती है, रिजल्ट्स इनटू ए वेक्टर क्वांटिटी द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अब ठीक है कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट वेक्टर आए तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर ठीक है, वो गलती थी, ठीक हो गया। अब इन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर होगा, तो उस रिजल्ट का हमें मैग्नीट्यूड भी पता लगाना है और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन होगा कि ए, इसे वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस कहते हैं, ए क्रॉस बी is equal to magnitude of first vector, then magnitude of second vector, and then angle between the two vector, जिसको हम थीटा कहेंगे। और साथ में हमें डायरेक्शन के लिए अलग से यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में ये तीनों का तीनों टर्म जो है ना स्केलर है, मैग्नीट्यूड है ओनली, और जबकि हम जानते हैं कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट अभी वेक्टर आने वाला है, तो जब रिजल्ट वेक्टर आने वाला है तो फिर रिजल्ट का डायरेक्शन भी होना चाहिए। उसी के लिए यहाँ दिया गया यूनिट वेक्टर एन। एन कौन सी दिशा है? तो वो दिशा है जिसमें वो वेक्टर होगा जो बना है ए और बी के वेक्टर प्रोडक्ट से, उस दिशा को अभी किधर मानेंगे?
तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी साइन थीटा, ये हो गया यूनिट वेक्टर। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर फॉर्म होगा उसका डायरेक्शन वही होगा जो एन का डायरेक्शन है, और एन का डायरेक्शन किधर होता है? तो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, डायरेक्शन डायरेक्शन किसका? ऑफ द वेक्टर फॉर्म्ड बाय वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट लेने से जिस वेक्टर का फॉर्मेशन होता है उसका डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के नॉर्मल होगा जिस प्लेन में वो दो वेक्टर पाए जाते हैं। फिर से सुनिए, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फॉर्म्ड आफ्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर प्रोडक्ट लेने से जो वेक्टर बनता है उसका डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के नॉर्मल होगा, इज ऑलवेज नॉर्मल। किसके नॉर्मल? नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन किसके? ऑफ टू वेक्टर्स, उन दोनों वेक्टर के प्लेन के नॉर्मल होते हैं। यानी जैसे यहाँ हम एक्स वाई प्लेन में दिखा रहे थे वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसके वेक्टर प्रोडक्ट से जो वेक्टर फॉर्म होगा उसका डायरेक्शन उस प्लेन पर नॉर्मल होगा जिसमें वो दोनों वेक्टर है। यहाँ हम देख रहे हैं दो वेक्टर है, एक ए है दूसरा बी है। ए किधर है? तो एक्स एक्सिस में, और बी एक्स वाई प्लेन में। दोनों किस प्लेन में है? तो दोनों एक्स वाई प्लेन में है। उनके वेक्टर प्रोडक्ट लेने से जो वेक्टर फॉर्म होगा उसका डायरेक्शन उस प्लेन के नॉर्मल होगा। किस प्लेन के नॉर्मल होगा? तो एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमेशा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस में। वेक्टर ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर बी इज इन द सेम प्लेन ऑफ ए एंड बी, देन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी वेक्टर फॉर्म्ड बाय वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स, यानी जेड एक्सिस में होगा। यानी अगर ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, अगर नहीं भी हो सकता है, तो उनसे बनने वाले वेक्टर का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें दोनों वेक्टर पाए जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए उनसे वेक्टर प्रोडक्ट से जो वेक्टर फॉर्म होगा उसका डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल यानी अभिलंब यानी परपेंडिकुलर होगा। यानी यहाँ दो वेक्टर है, मान लीजिए दो वेक्टर हम पेन से दिखा रहे हैं, ये पेन आपको दिख रहा है, ये दो वेक्टर हैं और ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, तो इन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। देखिए कैसे, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, दिख पा रहा है? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, ये अगर ये दोनों प्लेन ये है ऐसे खड़ा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो प्लेन होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ए बी प्लेन के नॉर्मल, ऊपर या नीचे, किधर ऊपर या नीचे उसके लिए भी कंसेप्ट है। यहाँ पर एक्स ए से बी के तरफ टर्न लिए, तो राइट हैंड को अपने दाएं हाथ को, ये मेरा दाएं हाथ है, देखिए इस दाएं हाथ को ए के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर ए के डायरेक्शन में नॉर्मल रखिए। कॉपी के ऊपर, कॉपी के ऊपर कैसे रखेंगे? थोड़ा हम बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए ये है, ए के ऊपर इस तरह फिंगर रखिए, चारों फिंगर को, और चारों उंगलियों को, चारों फिंगर का प्लेन पूरा पाम, और चारों उंगलियों को बी के तरफ टर्न दीजिए। ये हम टर्न दे रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न है। तो अंगूठा किस डायरेक्शन में स्ट्रेस्ड है? अंगूठा इस कॉपी के प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में, ऑन टू द प्लेन, वही डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर है। ए के ऊपर दाएं हाथ को इस तरह रख के बी के तरफ मोड़ते हैं, इनके मोड़ने से जो वेक्टर बनेगा वो अंगूठा की दिशा में होगा, ऑन टू द प्लेन, नॉर्मल टू द डायरेक्शन। और अगर बी क्रॉस ए निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी तो हो गया, बी क्रॉस ए निकालना हो तब कैसे निकालें? तो उसके लिए हम फिर से डायरेक्शन राइट हैंड का यूज करते हैं।
कैसे अभी तुरंत बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये y एक्सिस और इधर दिखा रहे हैं x एक्सिस और इधर दिखा रहे हैं z एक्सिस। ये है x और ये है y और ये है z। x से y के तरफ टर्न लिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन है z एक्सिस का। y से z की तरफ टर्न ले एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन है x एक्सिस में। और z से x के तरफ टर्न ले एक्स वाई प्लेन में, तो उसका नॉर्मल डायरेक्शन है y एक्सिस में। समझ गए? यानी वेक्टर इज अलोंग एक्स वाई प्लेन, एक्स टू वाई टर्निंग तो z के लॉन्ग होगा, और y टू z टर्निंग तो x के लॉन्ग होगा, और z टू x टर्निंग तो y के लॉन्ग होगा। यानी हम इसे ऐसे देखें, अगर x क्रॉस ये x क्रॉस y है, ये x है ये y है, तो इसका डायरेक्शन जो आएगा z में आएगा। और अगर y क्रॉस x होता तो इसका डायरेक्शन जो होता माइनस z में होता। समझे? और अगर y से z के तरफ टर्न लेना है, y क्रॉस z, इसका डायरेक्शन है प्लस x में। और अगर z क्रॉस y है उल्टा, इसका डायरेक्शन होगा माइनस x में। और अगर z क्रॉस x है, इसका डायरेक्शन होगा प्लस y में। और अगर x क्रॉस z है, तो इसका डायरेक्शन होगा माइनस y में। समझ में आई बात? तो हमेशा राइट हैंड रूल से भी याद रख सकते हैं। जैसे हमें पी के पर फिंगर रखे और उंगलियों को ए की तरफ मोड़ना चाहते हैं, टूट सकती हैं, मुड़ेंगी नहीं, तो हाथ को ऐसे घुमा दें। अब बी से ए की तरफ मोड़े, बी से ए की तरफ, अंगूठा इनटू द प्लेन है, कॉपी में इनटू द प्लेन, तो बी क्रॉस ए इनटू द प्लेन, ए क्रॉस बी ऑन टू द प्लेन। यानी वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में होगा उसका वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा अलोंग जेड एक्सिस। इफ इट इज अलोंग एक्स वाई, वाई जेड में है तो एक्स एक्सिस में। हमेशा दो वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उनके वेक्टर प्रोडक्ट से जो वेक्टर फॉर्म होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, जेड एक्सिस में होगा। उम्मीद है आप कुछ समझे होंगे डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। बल्कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्लेन में दिखाया गया है, उनका डायरेक्शन दिखाने के लिए हम अलोंग एक्स एंड वाई प्लेन में दो एक ही पॉइंट का यूज किए हैं, ओ से इधर ओ से उधर। लेकिन ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर फॉर्म हुआ है उसका डायरेक्शन बताने के लिए हमें पॉइंट नहीं प्लेन चाहिए। उस प्लेन के ऑन टू या इन टू जैसे वेक्टर को एक्सियल वेक्टर कहते हैं, जिनका डायरेक्शन बताने के लिए प्लेन को रेफरेंस मानना पड़ता है कि इस तल के लंबवत। जैसे ये हमारे हथेली का प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये पेन का डायरेक्शन हो, प्लेन के डायरेक्शन बताने के लिए बताना पड़ेगा हथेली जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर। ऐसे वेक्टर को एक्सियल वेक्टर कहते हैं। और जब किसी प्लेन में ही किसी पॉइंट से डायरेक्शन देना है कि इसके इधर इसके उधर ऐसे, तो वो उसे कहते हैं पोलर वेक्टर। तो यहाँ ए और बी पोलर वेक्टर है और उनके वेक्टर प्रोडक्ट से जो वेक्टर फॉर्म हुआ है सी, वह एक्सियल वेक्टर है। वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी होगा। यानी ए एंड बी लाई इन एनी प्लेन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, कुछ भी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। राइट हैंड का हम यूज करेंगे, हम ए की तरफ इन चार उंगलियों को रखते हुए बी की तरफ मोड़ेंगे, और अंगूठा जिधर जाएगा अगर ऊपर है प्लेन में तो ऑन टू द प्लेन। और बी से अगर हम ए की तरफ मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ेंगी उंगलियां, तो क्या करेंगे, हम हाथ को ऐसे पलट लेंगे। अब बी से ए की तरफ मोड़ेंगे तो अंगूठा नीचे होगा। इफ ए क्रॉस बी इज ऑन टू द प्लेन देन बी क्रॉस ए इज इन टू द प्लेन। इफ ए क्रॉस बी इज ऑन टू द प्लेन देन बी क्रॉस ए इज इन टू द प्लेन। याद रखिए, वेक्टर जो फॉर्म हुआ है ए और बी के वेक्टर प्रोडक्ट से, उसका डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी है। If A and B are in XY plane, the A cross B formed is along Z axis. And if A and B is YZ plane, it is always along X axis. इसलिए ये C का डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के नॉर्मल या परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में A और B पाया जाता है। अब इन वेक्टर प्रोडक्ट को हम ज्योमेट्रिकली एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया से। इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट।
एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी पाए जाते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी पाए जाते हैं। अब उस वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस देखना है, ज्यामितीय महत्व, यानी हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया और लाइन और पॉइंट और एंगल और प्रोजेक्शन, जो कुछ भी। यहाँ पर पहले देखते हैं ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। दो है उसमें। पहला ये है कि हमने वेक्टर को, ये हुआ वाई एक्सिस दिखा रहे हैं और इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये एक्स वाई प्लेन बना है, कॉपी का प्लेन है, उस प्लेन का प्लेन है जिसमें हम लिख रहे हैं। और इसमें हमने दो वेक्टर माना है, एक वेक्टर को लाइन ओए से रिप्रेजेंट किया और इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं कागज पर लेंथ ओए से, और जो ए के बराबर है। और ये वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 0 डिग्री। और दूसरा वेक्टर ऐसे ओ बी, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, देखिए बी। बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ओ बी और ये बराबर है बी है, और एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, ये है एंगल थीटा। अब वेक्टर बी के हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। वेक्टर बी के हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। वेक्टर बी के हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जहां वो इंटरसेक्ट किया उसे नाम दे दिया ओडी। ठीक है, अब आगे क्या करें? वेक्टर ए के हेड और वेक्टर बी को एडजेसेंट साइड मानते हुए, आसन्न भुजा मानते हुए एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें। ये है ट्रायंगल का फॉर्मेशन। अब वेक्टर ए और बी को एडजेसेंट साइड मानकर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। वो ट्रायंगल है ओ बी ए, और इस ट्रायंगल का बेस हो गया ओ ए, और इस ट्रायंगल का हाइट हुआ बी डी। ट्रायंगल का बेस हुआ ओ ए और हाइट हुआ बी डी। सही बात है। अब क्या करें? अब ये करें कि ट्रायंगल ओ बी डी पहचानिए, नहीं पहचाने, ओ बी डी में अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया बी डी डिवाइडेड बाई ओ बी। इस तरह बी डी इक्वल टू ओ बी साइन थीटा, और बी डी क्या है? तो बी डी इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो फर्स्ट जो बेस है उसे हम लाइन ओ ए से दिखा रहे हैं, ये ओ ए को दिखा रहे हैं, यहाँ बेस है इस ट्रायंगल का, और बी डी है हाइट, दोनों चीज पता चल गई। और OBA is triangle formed by the vectors as adjacent sides। अब वेक्टर ए और क्रॉस बी का डेफिनेशन के अनुसार एक्सप्रेशन लिखते हैं। ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, नहीं डिवाइडेड बाई नहीं, ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एन। एन किधर है? तो जेड एक्सिस में है, इसलिए हम के लिखते हैं। जेड एक्सिस में क्यों लिए हैं? क्योंकि वेक्टर ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, और वेक्टर ए और बी के वेक्टर प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनता है हमेशा उस प्लेन के नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए और बी पाए जाते हैं। इस वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण ये बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा एंड देन यूनिट वेक्टर के। अब यूनिट वेक्टर के का यूनिट वेक्टर 1 के बराबर होता है। ये हो गया ए बी साइन थीटा। इसमें बी साइन थीटा क्या है और ए क्या है? ए वेक्टर का बेस है ओ ए, और बी साइन थीटा हाइट है। इसको लिखा सकता है, ये हो गया ओ ए बेस हो गया, और ये हुआ बी डी हाइट हुआ। अब इसको लिख सकते हैं ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई हाफ ओ ए मल्टीप्लाइड बाई बी डी। जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, आपको क्या नजर आया? हम वेक्टर ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, तो उस वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, हाँ मैग्नीट्यूड, वह बराबर है ए बी साइन थीटा के, और ए बी साइन थीटा बराबर बनता है ओ ए मल्टीप्लाइड बाई बी डी, यानी 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्या बनेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर हो गया
ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ बी ए। सहमत है? और ओ बी ए क्या है? तो ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल? जो फॉर्म हुआ है कैसे? वेक्टर ए और बी को एडजेसेंट साइड मानने से। वेक्टर ए और बी को एडजेसेंट साइड मानने से जिस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है उसके एरिया के दुगुना के बराबर है वेक्टर ए और बी के वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाए तो उस वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उस ट्रायंगल के एरिया के ट्वाइस के बराबर है जिस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है ए और बी को एडजेसेंट साइड मानकर, आसन्न भुजा मानकर। ये है इसका फिजिकल ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस। हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली, फिजिकली नहीं, न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ, किसके ट्वाइस ऑफ एरिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली इक्वल है किसके? तो न्यूमेरिकली इक्वल है ट्वाइस ऑफ एरिया, ट्वाइस ऑफ एरिया। और एरिया किसका? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया किसका? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आगे सवाल, ट्रायंगल कौन सा? तो ट्रायंगल का मतलब हुआ फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स, formed by the vectors as adjacent sides, as adjacent sides। कुछ समझ में आई बात? वेक्टर ए और वेक्टर बी को एडजेसेंट साइड मानकर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें, उस ट्रायंगल का एरिया का दुगुना वैल्यू ए और बी के वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के न्यूमेरिकली बराबर होता है। क्या समझे? यानी there are two vectors, one is A and other is B, they are at an angle theta with each other। वहां दो वेक्टर हैं, एक A है दूसरा B है और एंगल है थीटा। इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानिए, मानने के बाद एक ट्रायंगल फॉर्म करें, कर लिया। उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस गुना हाइट, उसका दुगुना वैल्यू न्यूमेरिकली बराबर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के वेक्टर प्रोडक्ट से आने वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। समझ में आई बात? If there are two vectors, if they are multiplied under vector product, it results into a vector quantity. That result vector must have a magnitude as well as direction. The direction is normal to the plane of A and B, but the magnitude is numerically equal to twice of the area. Area of the triangle formed by the vectors has adjacent sides. यानी उन दोनों सदिशों को, दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड मानकर ट्रायंगल बनाइए, उसका एरिया ए और बी के वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकली इक्वल होता है। ये है इनका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस एक। अब एक और देख लीजिए, वो भी इसी से बनता है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, तो फिर से देख लीजिए दूसरा सिग्निफिकेंस। हम वेक्टर ए और बी को थीटा एंगल पर दिखाते हैं जैसे अभी दिखाए थे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? तो ये है वाई एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, सही है। और ये कहलाता है एक्स एक्सिस। और हमें दो वेक्टर कंसीडर किया है, दोनों एक्स वाई प्लेन में है। एक वेक्टर को तो अलोंग एक्स एक्सिस ही मान लिया है, एक वेक्टर को तो अलोंग एक्स एक्सिस माना है। थोड़ी जगह कम है यहाँ पर इसलिए थोड़ा छोटा करते हैं ऐसे। ये देखिए, ये हमने माना है ओ ए और दूसरा वेक्टर माना है ये ओ बी, सही बात है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ ए इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस से एंगल 0 डिग्री,
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी बराबर लाइन बी और एक्स एक्सिस एंगल इक्वल टू थीटा। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा। ए और बी को एडजेसेंट साइड माने यानी आसन्न भुजा माने और एडजेसेंट साइड मानकर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, कर लेते हैं। और कुछ ठीक है, ठीक तो नहीं है या देखिए ये हुआ ये सी। अब इस पैरेललोग्राम का बेस हाइट मालूम करें ऐसे, ये है डी। तो ट्रायंगल ओ बी डी में पहचानिए, ट्रायंगल ओ बी डी आप पहचान रहे होंगे। इसमें हम साइन थीटा लेते हैं, ले लेते हैं। ये बराबर होगा बी डी डिवाइडेड बाई ओ बी। अब बी डी क्या है, तो बी डी यहाँ हाइट बन गया। हाइट किसका, तो पैरेललोग्राम का। यानी बी डी जिसे हम हाइट कह रहे हैं, कह नहीं रहे है ही, वह किसका हाइट है, तो इस पैरेललोग्राम का हाइट हो गया बी डी। और इस पैरेललोग्राम का बेस कौन हुआ, तो ओ ए। अब ओ ए है बेस, वो दिखा रहे हैं। अब लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच ऑपरेशन क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट वह मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स है जिसका रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर होता है। यानी whenever two vectors are multiplied, if it results into a vector quantity, the multiplication is called vector product। यहां लेते हैं a क्रॉस b। डेफिनेशन के अनुसार a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, साथ में एक यूनिट वेक्टर n। जहां आप मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अब इसे लिख सकते हैं a देन b साइन थीटा। अब पहचानिए a क्या है, तो a बेस है, बेस माने आधार। पैरेललोग्राम का बेस है ओ ए। और b साइन थीटा क्या है, तो बी डी। अब ये कहा लाएगा बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, सही है। अब पैरेललोग्राम के लिए बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, ओ ए सी बी। ये कौन सा पैरेललोग्राम है, इट इज अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स एज एडजेसेंट साइड्स। ये वो पैरेललोग्राम है जो इन दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड मानकर बनाया गया है। अब इससे आ गया कि when there are two vectors, one is A and other is B, if they are multiplied under vector product or cross product, the result is also a vector quantity. The magnitude of result is numerically equal to area. Area of the triangle, नहीं, area of the parallelogram formed by the vectors as adjacent sides. वेक्टर A और B को अगर हम एडजेसेंट साइड माने तो उनके वेक्टर प्रोडक्ट्स का मैग्नीट्यूड उस पैरेललोग्राम के एरिया के न्यूमेरिकली बराबर होगा, फिजिकली नहीं, क्योंकि वो एरिया है। समझ में आई बात। ये हुआ वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन एंड वेक्टर प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस, नहीं ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस। अब कुछ लॉ के बारे में जानना है कि क्या ये वेक्टर प्रोडक्ट इन नियमों का पालन करता है कि नहीं। जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, फर्क नहीं पड़ता। क्या वेक्टर प्रोडक्ट में भी ऐसा होगा कि 1 को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 2 से, तो फर्क पड़ेगा। यही चेक करना, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। विनिमय माने एक्सचेंज, क्रम माने ऑर्डर। यहाँ हम ऑर्डर का एक्सचेंज कर सकते हैं, हम पहले 2 लिखें या बाद में 2 लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। यही चेक करना है कि ये नया वाला मल्टीप्लिकेशन जिसमें दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट वेक्टर हो जाता है, क्या इस मल्टीप्लिकेशन में अभी भी कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है या नहीं। तो उसके लिए फिर एक बार वही y एक्सिस और इसे x एक्सिस मानते हुए 2 वेक्टर कंसीडर कीजिए और एक वेक्टर को आसानी के लिए, सुविधा के लिए हम x एक्सिस पर ही दिखा रहे हैं और ताकि हम यहाँ लिख सकें a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ए एंड एंगल विथ x एक्सिस इज एज यूजुअल 0 डिग्री। ठीक है। और दूसरा वेक्टर है यहाँ b, ये xy प्लेन में है, वेक्टर x से a से
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल बनाता हुआ है, ये थीटा हो गया एंगल। ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ओ बी बराबर बी, और एक्स एक्सिस से एंगल है थीटा। पहला वेक्टर है along x एक्सिस, दूसरा वेक्टर है along एंगल मेकिंग x एक्सिस, वो एंगल है थीटा। अब हमें निकालना है a क्रॉस b, और देन पता करना है b क्रॉस a, और फिर पता करना है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a में क्या फर्क है, क्या दोनों बराबर हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं। तो पहले निकालिए a क्रॉस b, वेक्टर a से b के तरफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टर्न लेंगे। ए क्रॉस बी से जो वेक्टर फॉर्म होगा उसका डायरेक्शन जेड एक्सिस में होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस में, यानी ऑन टू द प्लेन होगा, होगा ना। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन, याद रहे प्लस थीटा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसका डायरेक्शन हो गया के एक्सिस में, नॉर्मल ऑन टू डायरेक्शन। वेक्टर ए और बी किस डायरेक्शन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है। तो जब भी दो वेक्टर एक प्लेन में हो तो उनके वेक्टर प्रोडक्ट से जिस वेक्टर का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा उस प्लेन के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जेड एक्सिस में होगा, और वो होगा ये आपके सामने है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा प्लस में और यूनिट वेक्टर के मतलब ऑन टू डायरेक्शन, ऑन टू द प्लेन, ए क्रॉस बी पॉजिटिव में। अब निकालिए बी क्रॉस ए, और देखिए क्या होता है, बी क्रॉस ए बराबर बी ए साइन माइनस थीटा, वो प्लस थीटा था ये माइनस थीटा है, बी से ए की तरफ ये माइनस थीटा, पहले ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में प्लस थीटा, फिर बी से ए की तरफ माइनस थीटा क्लॉकवाइज सेंस में। अब आप बताएं इन दोनों को हम बराबर माने या ना माने। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज है ऑन टू द प्लेन यानी ऊपर की तरफ जेड एक्सिस, तो बी क्रॉस ए ऑपोजिट डाउन इनटू द प्लेन। वेक्टर ए और वेक्टर बी के वेक्टर प्रोडक्ट से एक वेक्टर बने जो ऑन टू द प्लेन हो, और वेक्टर बी और ए के क्रॉस से इनटू द प्लेन, क्या इन दोनों को हम बराबर माने। मान लीजिए ये है वेक्टर ए क्रॉस बी, इससे जो वेक्टर बना है उसे हम C1 से दिखाते हैं। C1 किधर है, तो ऑन टू द प्लेन पॉजिटिव जेड एक्सिस में, और दूसरा वेक्टर है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए ये भी एक वेक्टर फॉर्म होता है, इसका डायरेक्शन होता है C2, C2 किधर है, इनटू द प्लेन। तो जब कोई दो वेक्टर की इक्वलिटी कब साबित होती है, जब दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में बराबर हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो डायरेक्शन भी सेम हो। यहाँ हमें दिखता है कि मैग्नीट्यूड सेम है, इधर ए बी प्लस साइन थीटा, साइन प्लस थीटा, यहाँ ए बी है साइन थीटा, मगर डायरेक्शन इक्वल नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर ऑन टू द प्लेन है तो बी क्रॉस ए इनटू द प्लेन है, दोनों की दिशा एक बराबर नहीं मानी जाएगी, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, कारण ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ मैग्नीट्यूड की इक्वलिटी है मगर डायरेक्शन की इक्वलिटी नहीं, ठीक उल्टा है। सो वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ वेक्टर प्रोडक्ट में एप्लीकेबल तो है, वैल्यू तो निकाले लेकिन वैलिड नहीं है, यानी क्रम विनिमय नियम इसमें नहीं चलेगा। स्केलर प्रोडक्ट में चला था, ए डॉट बी बिकम्स इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन यहाँ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट इज अपोजिट टू बी क्रॉस ए। हाँ मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, यानी फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क होगा कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वैलिड इन वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड की इक्वलिटी हो सकती है, डायरेक्शन की इक्वलिटी नहीं होती है। और यहाँ जो यूनिट वेक्टर दिख रहा है इसमें के किधर दिख रहा है, क्या के के ऊपर कैप होगा, के के ऊपर तो कैप होगा क्योंकि वही तो यूनिट वेक्टर बता रहा, माइनस साइन तो यहाँ बता ही रहे हैं, शायद ये y अलग कुछ है यही बताना चाह रहे हैं। यानी हमने इसको इसको देखिए ए क्रॉस बी को लिखा था, अभी जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से ये बराबर है ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन के किधर है, यूनिट वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर कैप होगा। और दूसरा हम निकाले थे बी क्रॉस ए,
ये बराबर आया था माइनस ए बी साइन थीटा, और इसके ऊपर भी यूनिट वेक्टर के, क्योंकि दोनों सेट एक्सिस में है। शायद यही कहना चाह रहे हैं कि माइनस होगा कि नहीं, तो माइनस के पर नहीं हो रहा है, थीटा के आगे माइनस है, वही माइनस बताता है कि के निगेटिव है, यानी माइनस जेड एक्सिस में। यहाँ माइनस हुआ ना, के आगे माइनस लिखना जरूरी नहीं है बीच में। हम यहाँ पर हम थीटा की वजह से थीटा का एंगल माइनस आ गया बाहर, और वो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वैलिड इन वेक्टर प्रोडक्ट, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। अब इसके बाद जानना है एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूनिट वेक्टर नोटेशन का वेक्टर प्रोडक्ट, और उसके आगे और कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है।